नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों को विस्तार दें। बड़ी खबर राजनीति के गलियारों से। कांग्रेस ने जारी की अपनी दूसरी लिस्ट। कांग्रेस ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। तो पहली लिस्ट 39 उम्मीदवारों की और अब दूसरी जो लिस्ट जारी की है वो 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब ये दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम है। मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वो नाम जो लगातार कहीं ना कहीं जिनको लेकर के ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हाँ ये बस अंतिम मोहर लगना बाकी है, और आखिरकार वही नाम लगभग सामने आए हैं। तो कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने तरीके से बात करें कुछ ऐसी सीटों को लेकर के जब कयास लगाए जा रहे थे। जब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, नकुल नाथ को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, सुगबुगाहट थी कि नकुल नाथ को पार्टी एक बार फिर से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से मौका देगी, और आखिरकार ठीक वैसे ही खबरों का ऐलान भी किया गया। जो लिस्ट आई है उसमें कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। वापस आएंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के सितारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकित पाल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों को सदस्यता दिलाई। इस दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में यहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। सब लोग आगे से आएंगे। तो कांग्रेस के अंकित पाल भी बीजेपी में हुए शामिल। वो जो कांग्रेस की बात करते थे, लेकिन अब देखिए अंकित ये वही हैं जो अब बीजेपी का गमछा डाले नजर आ रहे हैं। वहीं आपके अजय जायसवाल भी जो आपके फायदे गिनाते थे आप पार्टी के, लेकिन अब देखिए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने अब साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी की नीतियों से काफी प्रभावित है और आप में कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आपके कार्यकर्ता भी फिलहाल जिस तरीके से अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस के अंकित पाल, तो आप और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीति और रणनीति को लेकर के बात करें तो बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखिए आपसे भी छूट करके अब लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस से भी बीजेपी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंकित पाल भी बीजेपी में हुए शामिल। तो लगातार उत्तराखंड को लेकर के 5 सीटों को लेकर के अब चुनावी कवायद लगातार इस तरीके से जारी है, और इसी बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एक ठंडे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर कहीं ना कहीं गरमाई हुई हैं, और अब देखिए अब सदस्यता ग्रहण करने को लेकर के अब बीजेपी में लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से इस बीच आप पार्टी की तरफ से भी बयान आया है कि पार्टी उनकी मजबूत स्थिति में है, उत्तराखंड में पूरी तरीके से काम कर रही है, और बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाया। लेकिन फिलहाल अब आपके अजय जायसवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पप्पी कुमार सरकार, हर्षवर्धन जी, अजय मंडल। तो कांग्रेस के अंकित पाल भी बीजेपी में हुए शामिल, और लगातार उत्साह नजर आ रहा है, और साफ तौर पर कहा कि अब वो बूथ स्तर पर काम करेंगे, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और वो काफी प्रभावित हुए जिसके चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पप्पी कुमार सरकार, हर्षवर्धन जी, अजय मंडल जी, पप्पी कुमार, हर्षवर्धन जी, अजय मंडल जी। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही है। मैं चाहूंगा कि मंच में आए और
अब सब लोग आगे से आएंगे, आगे से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता विपिन से। विपिन, जिस तरीके से लगातार एक आप और कांग्रेस को एक बड़ा झटका, एक बड़ी हानि कही जा रही, जिस तरीके से आपके अजय जायसवाल ने भी ज्वाइन किया और अंकित ने भी जिस तरीके से अब बीजेपी ज्वाइन की है। बिल्कुल, ये झटका पूरे प्रदेश सरकार को जो फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव से फायदा मिल रहा है, वो सबसे बड़ा एक उनको एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है। साथ साथ जो ये पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें या आप पार्टी की बात करें या तमाम और पार्टी जो छोटी स्तर की है पर निर्दलीय है, या और जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी की बात करूंगा कि जो लोकसभा से पहले बीजेपी को मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं जो है हर पार्टी के जो दावेदार हैं या जो और प्रत्याशी हैं या और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत बनती चली जा रही है। हालांकि कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं है, और सबसे बड़ी आपको बताएं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर ये जो लगातार बड़े झटके लगते चले जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरों की बात करें या छोटे चेहरों की बात करें, सभी जो है एक के बाद जो है अभी जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा में बीजेपी मजबूत बनती चली जा रही है। और प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपनी ओर से कहीं छाप जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर करती चली जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि बीजेपी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, पर बीजेपी को जो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, और लगातार कांग्रेस के जो जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा आ रही है। अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसके भी कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की जो छाप है उत्तराखंड के अंदर वो बहुत मजबूत बनती चली जा रही है। कांग्रेस और चाहे कोई भी अन्य दल कह लो, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती चली जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए विपिन। वहीं सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की जिद पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों को मनाने पहुंचे उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क के निर्माण को लेकर वन विभाग को जो आपत्तियां लगाई गई हैं, उनका निराकरण कर रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। तो ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार अपनी मांगों को लेकर कि उन्होंने साफ तौर पर कहा विकास नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया। जो स्वीकृत है तो हम और लड़ाई के लिए लड़ाई नहीं कर रहे कि हाँ भाई ये चाहिए, ये नहीं बोल रहे, हम जनता को आश्वासन देंगे। वहीं देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 88वीं विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। साथ ही बैठक में बैंकों के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, हम सभी का ध्येय यही होना चाहिए कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिले। बैंकर समिति की जो ये 88वीं विशेष बैठक हुई, ये साल भर में एक बार होती है। सभी बैंकर्स के साथ हम लोग बैठ के, विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के साल भर में हम लोगों ने क्या क्या काम किया, क्या हमारी प्रगति है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। और उसमें यदि कहीं कोई कमी हो या उसमें कोई सुझाव देना हो, हम लोग आपस में चर्चा करके सुधार लाने की बात करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, किसानों को, हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, जो भी सरकार की योजना है, वो जनता तक कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उसके लिए हम लोग बातचीत करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो भी यहाँ पे सुझाव और जो हमने बैठ के यहाँ पे किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो साफ तौर पर सभी विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो हर विधानसभा में होगी चुनाव समिति की बैठक, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। हमारा मंत्र विकास भी और विरासत को भी किस तरीके से संजोकर रखना है। स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है, उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठकों के लिए जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर, सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर हमने कार्यक्रम रचना बनाई है। शक्ति केंद्रों में
हमारे बूथ की जो 11 की टोली है उसकी शक्ति केंद्र में उनको बुलाया गया। 5 बूथ हैं तो 55 लोग आएंगे। इस प्रकार शक्ति केंद्र की बैठक और उसमें एक प्रकार से आगामी दिनों के अंदर बूथ के करने कार्य उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। 18 से 21 ये 3 दिन में हम वो शक्ति केंद्र बैठक करें। बड़ी संख्या हमारे जो टोली के लोग हैं, प्रबंध समिति के लोग हैं, उनको हम शक्ति केंद्र तक भेजेंगे। लोकसभा सामान्य चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी वंदना सिंह ने की। बैठक की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो साफ तौर पर कहा, आचार संहिता प्रभावी होते ही सभी टीमों को किस तरह से कार्य करना है इसका प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। तो डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। क्योंकि अभी एमसीसी अनाउंस होने वाली है, सारी जो तैयारियां हैं सभी विधानसभाओं की वो लगभग अंतिम चरण में चल रही हैं। जो भी चीज़ें करी जानी होती हैं, ड्यूटीज़ वगैरह लगनी होती हैं, तो 4 विधानसभाओं की मीटिंग हम लोगों ने आज करी थी यहाँ पर। उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी वगैरह जो टीमें हैं उनकी एक मीटिंग की है और उनकी ट्रेनिंग क्योंकि एक बार पहले हो चुकी है तो जो सामान्य दिशा निर्देश थे वो उनको सबको बताए गए हैं। इसके बाद एआरओज़ के साथ भी एक मीटिंग करी गई है और विधानसभा स्तर पर जो तैयारियां होती हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सीएम नामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत सीएम नामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के लाभार्थियों को किए चेक वितरित और इस कार्यक्रम में आंचल शहीद का भी किया गया शुभारंभ। तो सीएम नामी ने की शिरकत और इसी के साथ साथ जो तमाम सारी जो योजनाएं थी उनको भी जानकारी दी, लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। वहीं मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम के टिकट बुकिंग कार्यालय को बंद करने के बाद यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने टिकट काउंटर को खोलने की मांग को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा, मसूरी पर्यटन स्थल और यहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन टिकट घर बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने टिकट घर फिर से खुलवाए जाने की मांग की है। पर 2023 के बाद जो नगर पालिका का बोर्ड जब भंग हो गया था तो हमारे नगर पालिका में प्रशासक रूप में एसडीएम साहब की नियुक्ति हुई। लेकिन बहुत ही खेद है कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं कुछ वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई जो कि पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। ये नई एम्बुलेंस थी लेकिन किसी कारणवश इस एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया गया, इसको शुरू नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से नगर पालिका द्वारा एक बस सेवा चलती है, लेकिन ये बस सेवा हैप्पी वैली और 0 पॉइंट और अकेडमी तक पहले बच्चों को और हमारे वृद्ध नागरिकों को साथ साथ जो पर्यटक वहाँ जाना चाहते थे उसके लिए उनके लिए काम आती थी, लेकिन ये बस सेवा ठप पड़ी है। वहीं केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही अब कानून देश भर में लागू हो गया। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। सीए के लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सीए एक ऐतिहासिक कदम था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह कानून पीड़ित लोगों के लिए बनाया गया था। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद। में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, उनका जीवन आसान हो जाएगा, उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।
अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और मुवानी कस्बे में पिछले 5 दिनों से पेयजल की आपूर्ति ठप हो चुकी है, जिसमें परेशान लोगों ने खाली बर्तनों के साथ सरकार और जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुवानी के क्षेत्र पंचायत सदस्य कमलदीप बिष्ट ने कहा, मुवानी के लिए 2 पेयजल लाइन योजना बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पानी की आपूर्ति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पानी की आपूर्ति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पानी की और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों की सूची जारी की, तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल सीट पर फिलहाल उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं गणेश गोदियाल को पौड़ी से टिकट मिला है। तो प्रदीप टम्टा को अल्मोड़ा से प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप टम्टा पर एक बार फिर कहीं ना कहीं उनके काम को देखते हुए पार्टी ने किस तरीके से कहा जाए कि जब लगातार इससे पहले वो अपनी दावेदारी कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पिछले इतने सालों में जब कांग्रेस की जब सरकार रही तब इसी बीच जो उनका जो काम बोला, लेकिन इसी बीच जो अब खबर आ रही है फिलहाल अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वही आपको बता दें कि गणेश गोदियाल को भी पौड़ी से टिकट मिला है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और विपिन नेगी हमारे संवाददाता जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। विपिन, जिस तरीके से एक बार कहा जाए कि एक बार इन्हीं 2 के नाम जो थे वो काफी आगे चल रहे थे, प्रदीप टम्टा को लेकर के उनकी काफी प्रबल दावेदारी थी और आखिरकार नाम उनका घोषित भी किया गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपको बताएं, कांग्रेस में भी काफी समय से असमंजस चल रहा था कि कौन सी सीट किसको मिलनी है। वहीं कहीं ना कहीं पौड़ी में जिस तरह से अब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से कहलाते हैं गणेश गोदियाल जी, उनको जो है पौड़ी सीट दे दी गई है और कहीं ना कहीं प्रदीप टम्टा जो जाना माना नाम है कांग्रेस का और अल्मोड़ा सीट से प्रभावी प्रत्याशी रहेंगे, तो उनको भी जो है अल्मोड़ा से सीट दे दी है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि अब कांग्रेस का जो खेल अब शुरू हो गया, क्योंकि 2 सीटें क्लियर हो गई हैं और आगे भी जो है तैयारियां सभी कर रहे हैं। तो आगे क्या रहेगा और इसमें आगे किस तरह से लोकसभा में अल्मोड़ा और पौड़ी के लिए कितने कांग्रेस के लिए पक्के दावेदारी लेकर और साथ साथ कितनी जीत लेकर ये लोग सामने आएंगे कांग्रेस की तरफ से, ये देखने वाला एक समय बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गुंसोल उम्मीदवार बनाया है, वहीं टीवी से ज्योति सिंह गुंसोल को तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल सीट पर उम्मीदवार फिलहाल घोषित कर दिए गए। प्रदीप टम्टा को एक बार फिर उनकी जो प्रबल दावेदारी थी उसको लेकर के पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अब कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी करी है उसमें उत्तराखंड को लेकर के साफ तौर पर बात करें तो जो 2 लोकसभा सीटों की सूची फिलहाल जारी की है कांग्रेस ने। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया। रावत ने कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी राणा के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर पार्टी पर सवाल खड़े किए। हरक सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से कांग्रेस के लिए समर्पित रही एक अकेली महिला के साथ कांग्रेस कहीं भी खड़ी होती नहीं दिखाई दे रही। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी के दौरान मेरे घर पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे, लेकिन जब इसी मामले में लक्ष्मी राणा से ईडी ने पूछताछ की तो उनको ढाढ़स बनाने तक कोई भी नेता नहीं गया। उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कम से कम पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हरक सिंह रावत के ऊपर जो जांच बैठी है उसी के कारण लक्ष्मी राणा को बुलाया गया और हमने हरक सिंह के पक्ष में सारे बयान दिए। मैंने उनका बयान नहीं सुना, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी राणा जी जो जांच हरक सिंह जी के ऊपर बैठी है उसके कारण ही उनको भी बुलाया गया और हरक सिंह रावत जी के फेवर में हमने सारे बयान दिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हरक सिंह जी के केस में जितने लोगों के को ईडी से समन जाएगा सबसे हम इंडिविजुअली सबका नाम ले लेके सपोर्ट में खड़े हों। हम हरक सिंह जी की जांच के समय को लेकर, हरक सिंह जी की इस बात को लेकर के उनकी पहले ही एक विजिलेंस की जांच हो चुकी, वो बाहर नहीं आई है और उसके बाद ईडी की जांच ठीक चुनाव से पहले हो रही, उस बात को लेकर हम लोगों ने उनका समर्थन भी किया और साथ भी खड़े हैं। लेकिन अब जितने लोग उसमें बुलाए जाएंगे मैं हर एक का नाम ले लेके प्रेस करूं, मीडिया करूं, ये संभव नहीं है।
वो दुखी थी वह इसलिए कि देखिए मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अकेली महिला है, उनके भतीजे हैं, भतीजी हैं, अब माँ है नहीं, बाप है नहीं, तो एक अकेली महिला जब और वो कांग्रेस पार्टी में बहुत जिम्मेदार पदों पर रही हैं, प्रदेश की महामंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, और अब जब चलो मेरे घर पे तो चलो विधायक लोग आए हुए थे, कांग्रेस के विधायक और आए थे जब जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने भाई ये तो सुनिश्चित है कि वो उन्होंने कोई गबन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ये तो राजनीतिक रूप से छापा था। अब राजनीतिक रूप से अगर छापा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण छापा है, तो कम से कम कांग्रेस को खड़ा तो होना चाहिए था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर का समापन हो गया। शिविर में 600 लोगों की आंखों का परीक्षण करने के साथ ही 160 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। प्रभारी ने बताया कि शिविर में 160 लोगों का वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही साथ दवाइयों और चश्मे का वितरण भी किया गया। यहाँ पे जो आंखों की समस्याएं हो रही हैं, एक तो धूप वगैरह की वजह से बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे, उसकी वजह से मोतियाबिंद काफ़ी जल्दी बनता है, जितनी उम्र में बनना चाहिए तो थोड़ा जल्दी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे तेज धूप कई बार लगती है। उसके लिए एक तो नियमित रूप से डॉक्टर की परामर्श लेते रहें, और दूसरा जो परेशानी रहती है हम लोग जो देखते हैं कि दवाई मेडिकल स्टोर से लेके आप लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेरॉइड ड्रॉप्स ले लेते हैं, तो जिससे आँख में काला पानी और सफ़ेद मोतिया बनने का जो लक्षण होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करनी चाहिए, नॉर्मल ड्रॉप्स लें, किसी भी डॉक्टर की सलाह लेके लें, और आंखों में परेशानी हो तो नेत्र सर्जन को या किसी भी डॉक्टर को दिखा के उनसे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के सहयोग से सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा जो धारियाल पॉलीमर्स अहमदाबाद में है, उनके सहयोग से एक यहाँ पर नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 600 लोगों की ओपीडी हुई और 150 लोगों के आँख के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। सामाजिक सहभागिता का अनूठा उदाहरण है। मैं योगेश धारियाल जी का, विजय धारियाल जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पिताजी श्री धारियाल जी की याद में इस अनूठे आयोजन का श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम किया है। ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है, उनका भी धन्यवाद। और लोकल स्तर पे हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक संगठनों के लोगों ने और विभिन्न। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।